Rahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 10th class Physics, chapter number 11 Sound Waves. उससे आज हमारा टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन और छोटे से टॉपिक हैं उसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, सूती निगहबानी की अहमियत। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, तो ये दो बातें आप लोगों को बेटा क्लियर करेंगे आज। सबसे पहले है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ शोर को कहते हैं, पॉल्यूशन आलूदगी को कहते हैं। शोर की आलूदगी, सूती जो है सौत, सूती लफ्ज़ लिखा है सौत से निकला है, जिस तरह हम उर्दू में भी पढ़ते हैं इस समय सौत, आवाज़ से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड जो बातें होती हैं उर्दू में उन्हें सौत जो है ना उसमें बोला जाता है। अब सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को म्यूज़िकल साउंड्स, म्यूज़िक और नॉइज़ का पता होना चाहिए कि हैं क्या अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। ऐसी आवाज़ें, ऐसी साउंड्स हैविंग प्लीजेंट इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ऑन आवर ईयर्स, कि जो ऐसी आवाज़ें जो खुशगवार असर रखती हों हमारे कानों पर, जिनका तासुर, जिनका असर खुशगवार अंदाज में हो, उन्हें हम लोग म्यूज़िकल साउंड्स का नाम देते हैं, मौसीकाई आवाज़ों का नाम देते हैं। और ऐसी आवाज़ें सच साउंड्स हैविंग अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट्स, जिनका असर अनप्लीजेंट हो, ना खुशगवार हो, जो पसंद ना की जाती हों, ऐसी आवाज़ों को नॉइज़ का नाम देते हैं, शोर का नाम देते हैं। दोबारा सुन लें कि प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स की जो साउंड्स होंगी वो म्यूज़िकल साउंड्स या म्यूज़िक कहेंगे। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन म्यूज़िकल साउंड्स या डिफरेंशिएट म्यूज़िकल साउंड्स एंड नॉइज़ साउंड्स। तो इनमें फ़र्क करें, तो क्या फ़र्क होगा? आप कहेंगे द साउंड्स हैविंग प्लीजेंट इफ़ेक्ट्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स, और फिर उसकी एग्जांपल दे देंगे, हारमोनियम की आवाज़ है, गिटार की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, इससे रिलेटेड म्यूज़िकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो साउंड्स हैं जो प्लीजेंट इफ़ेक्ट रखती हैं उन्हें हम लोग म्यूज़िकल साउंड्स कहेंगे। एग्जांपल्स भी आप साथ देंगे लाजमी तौर पर। और बाद में उससे अदर में जब जाएंगे, यानी कि नॉइज़ की तरफ जब जाएंगे, तो वो क्या होगा? द साउंड्स हैविंग अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट्स ऑन आवर ईयर्स, जो नाखुशगवार असर रखती हों हमारे कानों पर, उन आवाज़ों को क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। उसमें आप साउंड, मशीनरी साउंड है, हॉर्न्स हैं, इसी तरह से जनरेटर की आवाज़ है, कोई भी ऐसी साउंड्स जो खुशगवार असर नहीं रखती, जो हमें पसंद नहीं हैं, उन्हें हम शोर का नाम दे देते हैं, नॉइज़ का नाम दे देते हैं। अब पॉल्यूशन क्या है? फिर इन्हीं जो म्यूज़िकल साउंड्स तो हमें अच्छी लगती हैं, कानों को भली लगती हैं, खुशगवार असर रखती हैं, तो पॉल्यूशन किसकी बनेगी? नॉइज़ की बनेगी। जो पसंद नहीं है वो आलूदगी उसी की बनेगी। जब बहुत ज़्यादा आप लोग इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएं, जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ की जो है वो शोर हो, नॉइज़ हो, तो वहाँ पर जो रेगुलर बेसिस पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो हाइपरटेंशन का और इस तरह से बैड इफ़ेक्ट्स उनकी ज़िंदगियों पर पड़ रहे होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, रोड पर जा रहे हैं, अगर कोई बड़ी पीछे से बस आ रही है, हम लोग अपनी अनइंटेंशनली उसने हॉर्न दिया है, तो डर कर बाज़ औक़ात एक्सीडेंट्स का भी बायस बनते हैं कि जो आगे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, उसको नहीं पता पीछे प्रेशर हॉर्न्स दे दिया गया और उससे अनबैलेंस हो जाता है, डर जाता है। या जिन लोगों के घर जो है वो सिटी एरियाज़ में हैं, हाईवेज़ के साथ हैं, घर के साथ, रोड के साथ जिनके घर हैं, और वो रेस्ट पोजीशन में हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और साथ पर रोड से जो हैं हैवी व्हीकल्स जो हैं वो ट्रैवलिंग कर रही हैं, और उन्होंने प्रेशर हॉर्न्स दिए हैं, तो वो घर में जितने लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, रेगुलर बेसिस पर डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके फिर उनकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है, सेहत है, उस पर भी बुरे असरात पड़ते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। हाइपरटेंशन के मरीज़ हो जाते हैं, वो हर वक्त टेंशन रहती है, नींद पूरी नहीं होती। और बेटा एक और बात बता दूं, नॉइज़ का एक लेवल है, शोर का भी एक लेवल है। बाज़ औक़ात जो है एक नॉर्मल जो आवाज़ें हैं वो भी हम एक लिमिटेड टाइम के लिए अफोर्डेबल हैं,
यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एक तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि इस टॉपिक से ये बनेगा कि डिफरेंस करना होगा म्यूजिकल साउंड्स में और नॉइज़ में, वो मैंने आपको बताया विद एग्जांपल्स 2 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ मैनी फैक्टर्स विच आर डिपेंड्स ऑन सेफ लेवल ऑफ साउंड्स, के सेफ लेवल ऑफ साउंड्स का डिपेंड जो है वो कितने फैक्टर्स पर होता है। तो यहां पर मैंने आंसर ही लिखा, अ सेफ लेवल ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 2 अवामिल पर होता है। ये एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि साउंड का जो सेफ लेवल है उसका डिपेंड कितने फैक्टर्स पर होता है, कितने अवामिल पर होता है। वहाँ इस तरह से आएगा, आपने उसका आंसर देना है अ सेफ लेवल ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 2 अवामिल पर उसका अनहसार होता है। कौन से 2 अवामिल हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, द लेवल ऑफ नॉइज, शोर का लेवल यानी वॉल्यूम यानी मिकदार, कितनी ज़्यादा मिकदार में वो शोर हो रहा है वो डिपेंड करेगा उसके साउंड के सेफ लेवल पे कि कहाँ तक सेफ रह सकता है और कहाँ तक वो सेफ नहीं रह सकता, यानी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जज्ब नहीं कर सकता, उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। और सेकंड वन है द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, शोर का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है कि कितनी देर तक हमारी बॉडी उसे अफोर्ड कर सकती है, ह्यूमन एयर्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेफ लेवल पे अगर रहना है तो 2 बातों को मद्देनज़र रखना है, उसका डिपेंड 2 फैक्टर्स पर होगा कि शोर की मिकदार कितनी है, वॉल्यूम कितना है, कितना ज़्यादा शोर हो रहा है वो, और कितनी देर तक हो रहा है। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देकर आप लोगों को समझाऊंगा कि एक जगह शोर हो रहा है, हमें वो प्लीजेंट नहीं है, लेकिन जो है ना उसकी क्वांटिटी को कम, अब जनरेटर ही है, मैं यही एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ सामने जनरेटर चलता है आपकी इस क्लास के, जब लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बंद होती है, वापडा बंद होता है, तो जनरेटर आर्टिफिशियल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है दी जाती है फ़ैन ऑन करने के लिए गर्मियों में। तो जनरेटर जब चलता है तो जिस टीचर का यहाँ पर लेक्चर होता है वो लाजमी तौर पर वो स्टूडेंट्स भी और वो टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं। अब वो जनरेटर जो है उसकी अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट्स है हमारे कानों पर, हमारे एयर्स पर, तो वो शोर के मीनिंग में जाएगा। अगर तो उसका वॉल्यूम जो क्लास उसके करीब है बिल्कुल वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, और उससे अगर कुछ क्लासेस दूर चली जाती हैं, पीछे चली जाती हैं, उन तक शोर आ रहा होगा लेकिन उसका वॉल्यूम कम आ रहा होगा, तो वो ज़रा ज़्यादा देर तक उसको अफोर्ड कर लेंगी, बर्दाश्त कर लेंगी। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ शोर हम रेगुलर बेसिस पर अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ टाइम पीरियड तक तो रहते हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के अंदर लिख रहा है कि हमने जो नॉइस का लेवल है वो 85 to 90 डेसिबल तक अफोर्ड कर सकते हैं 8 घंटे में। अगर उससे लिमिट क्रॉस करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, इस 85 to 90 डेसिबल से लिमिट क्रॉस होगी तो वो हमारे लिए अनप्लीजेंट हो जाएगी और अफोर्डेबल नहीं होगी और एब्जॉर्बेबल नहीं होगी, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को, मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, स्टार्ट फर्ज करें, ट्रिप पर जा रहे हैं, बहावलपुर जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, स्टूडेंट्स जब सुबह सुबह आते हैं बहावलपुर के लिए, मुल्तान के लिए, फोर्ट मनरू के लिए ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 डे विज़िट है, तो जाते हुए हर किसी ने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सारा कुछ, एक्साइटमेंट ज़रा ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे गाने सुनने की और बातें करने की। जब हमने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पूरा दिन 8 घंटे स्पेंड कर लिया, अमूमन ऐसा होता है, आप फैमिली टूर भी है, आप उसमें भी ये ऑब्जर्वेशन मेरी साथ रखिएगा, सामने रखिएगा कि अगर आप रात में वापस आ रहे हैं तो अगर वो गाड़ी वाले ने जो है ना ज़्यादा वॉल्यूम में सॉन्ग्स जो हैं प्ले किए हुए हैं, गाने चलाए हुए हैं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि वो हम बंद करा देते हैं कि अब जो है वो हमारे ईयर्स जो हैं ना इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसको अफोर्ड नहीं कर रहे। वजह क्या है? जो टाइम ड्यूरेशन वाला अभी मैंने बताया है कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक हम नॉइज़ को, हम उस शोर को अफोर्ड कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लिमिट क्रॉस करने के बाद 85 to 90 डेसिबल के बाद 8 आवर्स के अंदर, 8 घंटे के अंदर वो अफोर्डेबल नहीं रहती। ये 3-4 बातें मैंने आपको इस शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बताई हैं, ऑब्जेक्टिव के हवाले से बताई हैं। सबसे पहले तो म्यूज़िकल साउंड्स की डेफिनेशन, फिर नॉइज़ की डेफिनेशन, फिर सेफ लेवल का जो डिपेंड है वो कितने फैक्टर्स पर होता है, 2 फैक्टर्स हैं,
उसमें कौन से 2 फैक्टर्स हैं ये मैंने अलग अलग ब्रीफली आपको बताया है। और हम लोग जो है सेफ लेवल के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में 8 घंटे के अंदर कितनी जो है वो शोर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये मज़दूर लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ तो रेगुलर बेसिस पे उन्होंने उसी एरिया में, आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में चले जाएँ तो कान के करीब भी अगर हम बात करना चाहें तब भी सुनाई नहीं देती, इतना शोर होता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो तो पहली बात उस मशीनरी को रिप्लेस करने के रोज़ ब रोज़ जो है ना जिद्दत ले रहे होते हैं, मॉडरेट कर रहे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उसका शोर कम हो। और सेकंड वन, जो हमारे कानों के लिए कोई ऐसी डिवाइसेस वो बनाते हैं उन वर्कर्स के लिए ताकि उनके कानों में वो शोर जो है, उस मशीनरी का शोर जो है उसका जो है वहाँ पर कानों पर उसका असरअंदाज ना हो, वो ईज़िली उसको एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट है बेटा छोटा सा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स, सोती निगहबानी की अहमियत। सोत कहते हैं आवाज़ को, निगहबानी उसको कंट्रोल करना, उसकी अहमियत। यहाँ शोर था और शोर को कंट्रोल करने की मेथोडोलॉजी को एकॉस्टिक्स कहते हैं। कंपैरिजन कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने शोर से रिलेटेड, नॉइज़ से रिलेटेड डिस्कस किया है और यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, सेफ जो है वो लेवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। द टेक्निक या टेक्नोलॉजी और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन यही है कि शोर जहाँ हो रहा है हमने ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको रिड्यूस करना है, उसके लेवल को कम करना है और यहाँ पर इसे एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं वो, सॉफ्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल हो सकता है, पोरस सर्फेसिस का इस्तेमाल हो सकता है। मैंने इको पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था कि एक खाली रूम है और पेंट हुआ है, बहुत बड़ा हॉल रूम है, उसमें रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ गूंजती है, जो है वो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की दीवारों के साथ। और जब उसी को हम जो है फर्निश्ड कर देते हैं, वहाँ फर्नीचर आ गया, वहाँ कारपेट आ गई, कर्टन्स आ गए, तो फिर क्या होगा, साउंड की जो रिफ्लेक्शन का लेवल है वो नहीं रहेगा, वो बल्कि क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब पोरस मटेरियल्स आ गए हैं, आपके पर्दे, कर्टन्स, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, रेपरीज जो है एंड ड्रग्स, ये जो हम कालीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये कर्टन के मीनिंग में भी आता है, हम पर्दे यूज़ कर रहे हैं और तरह की बेडशीट्स यूज़ कर रहे हैं, चादरें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये तमाम जो मटेरियल्स हैं ये आवाज़ की वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, पास आउट नहीं होने देते, रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे जो है कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब अगर हमने रिफ्लेक्शन जनरेट करनी है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी है, 2 बातें हैं, एक कहीं बाज़ जगहों पे हमने इको क्रिएट करनी है आर्टिफिशियल जानबूझकर, और बाज़ जगहों पर हमने जो शोर हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, इको हो रही है, उसे हमने गूंज को कम करना है। कम करने के मेथड को एकॉस्टिक कह रहे हैं, प्रोटेक्शन, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। और ज़्यादा करना, रिफ्लेक्शन ज़्यादा क्रिएट कराना, उसे हम इको बोलते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, ये माइंड में रखिएगा। अब वो कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। अब याद रखिएगा कि अगर तो सरफेस रिजिड है, सख्त है, और स्मूथ है, हमवार है, वहां पर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, प्रोमिनेंट होगी। और अगर सरफेस रिजिड की बजाय हमने क्या इस्तेमाल कर ली, सॉफ्ट सरफेस इस्तेमाल कर ली, और स्मूथ की बजाय इरेगुलर शेप्ड हो गई, उसकी कोई स्मूथनेस नहीं है, इरेगुलरिटी है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको होगी उसका लेवल डाउन होगा एज कंपेयर टू रिजिड एंड स्मूथ। रिजिड और स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, प्लेन सरफेस पर मैंने कहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। जब सॉफ्ट सरफेस आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ कर्टेन है, पर्दे हैं, बेडशीट्स हैं, कालीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होगी, लेवल कम होगा। अब स्कूल के जो हॉल्स हैं, अमूमन जहाँ पर एग्ज़ाम्स हॉल हैं या कोई जो है ना हमारी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस जो हॉल हैं, जो कॉन्फ्रेंस हॉल हम बनाते हैं, वहाँ पर उनकी सर्फेसिस क्या रखी जाती हैं, स्मूथ रखी जाती हैं, रिजिड रखी जाती हैं, और मोस्टली उनकी जो सीलिंग है, छत है,
रूफ्स हैं वो कर्व्ड पाथ में बनाई जाती हैं, ताकि जो स्टेज पर बात हो रही है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, तो उससे जो है वो गूंज क्रिएट हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, जिसे हम रिवर्बरेशन भी बोलते हैं। जब एक साउंड की एक से ज़्यादा दफ़ा, मल्टीपल की बात बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा टाइम्स क्या हो रही है, अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, इधर भी टकरा कर उधर भी टकरा कर उधर भी, बैक साइड पर भी, ऑडियंस को ज़्यादा जो है वो आवाज़ सुनने को मिलती है, उसे रिवर्बरेशन कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये स्कूल में और कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, थिएटर्स में इस तरह की जो है वो कर्व्ड सर्फेसिस बनाई जाती हैं, जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम उसका रेट जो है उसका इजाफा किया जाता है। बेटा आज के ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपको कुछ बातें शेयर की हैं, इनको प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।